Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start from where we left in the previous class. तो बच्चे हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर ना फिगर्स ऑफ स्पीच की थी, ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं आपकी ये डिस्कस की थी, राइट? अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ओरल कम्युनिकेशन की। तो क्योंकि यहाँ पर इट्स वन वे कम्युनिकेशन, आप लोग एक्टिवली जैसे ओरल कम्युनिकेशन मेरे साथ कर नहीं सकते यहाँ पर, तो इसलिए जो ये वाली एक्टिविटीज़ है ना ये मैं आप लोगों की क्लास के लिए छोड़ रही हूँ कि जब आप अपनी क्लास में आएंगे वापस फिजिकल क्लास में तो वहाँ पे तब आप ये पेयर वर्क और ग्रुप वर्क कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूर इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करिएगा अपनी क्लास के अंदर। और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है आपकी वोकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम मोइंग। अब सब बच्चे वापस अपनी पोइट्री पे जाएंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं मोइंग के अंदर। गो टू द पोइट्री। ओके, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। यस, नाउ यस, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सेंड एटलीस्ट 2 राइमिंग वर्ड्स ताकि आप लोगों को मैं देख सकूँ कि आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स का आइडिया हो गया है या नहीं। आपको बता दूं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन एंड सन, जो सेम साउंड दे रहे हैं, ठीक है, जैसे वन एंड सन, ठीक है, तो ये क्या है, ये राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड्स है। इसके अलावा और कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पर? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। ग्राउंड एंड साउंड, वेरी गुड। फजर ने बताया है ग्राउंड एंड साउंड। ओके, साउंड हमारे पास यहाँ आ रहा है, ग्राउंड हमारे पास यहाँ आ रहा है, वेरी गुड। इसके अलावा और कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं? वन सन तो हो गया, स्नेक एंड मेक, गुड, स्नेक एंड मेक, वेरी गुड। ये किसने बताया स्नेक एंड मेक? हादिया ने बताया, ओके गुड। स्पीक एंड वीक, वीक एंड स्पीक, वेरी गुड, ये बताया है जैनब ने एंड वजीहा ने, ओके। रोज एंड नोज, ओके, सहर कह रही है रोज एंड नोज, रोज एंड नोज, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा एक और है, आवर्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और है, सेल्फ, माई सेल्फ एंड एल्फ, ओके। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे जिनको हमने अभी देखा। आई होप आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स समझ भी आ गए होंगे और इनको आइडेंटिफाई करना भी आ गया होगा। अक्सर आपका जो पोइट्री वाला जो सेक्शन है ना उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक स्टेंजा से, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि इसमें से राइमिंग वर्ड्स बता दें या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज बता दें, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज के अंदर वो क्या है, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। एलिट्रेशन क्या होती है? जहाँ पे सेम साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हो, ठीक है, एक सेम साउंड जो है वो स्टार्ट में आ रहा हो वर्ड्स के। तो मुझे रेपिटेशन की या एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स निकाल के दे सकते हैं आप लोग इसके अंदर से? कहाँ कहाँ एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है? जस्ट गिव मी 1 और 2 एग्जाम्पल्स, काफ़ी होंगी 1 या 2 एग्जाम्पल्स, तो जल्दी से मुझे 2 एग्जाम्पल्स दे दें एलिट्रेशन की। हरी अप एवरीबडी। चलें एक काम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ फिर आगे आप दे दिएगा। जैसे पहली लाइन के अंदर वो साउंड है ना वो बार बार आ रहा है, जैसे वॉज, वर्ड एंड वन, वो साउंड आ रहा है, ठीक है, वो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड व का आ रहा है। तो जहाँ पे भी सेम साउंड बार बार आता है ना उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एलिट्रेशन आ गई। इसके अलावा और कहाँ एलिट्रेशन आ रही है बच्चों? वो तो रेपिटेशन है ना, विस्परिंग तो रेपिटेशन है। वॉज विस्परिंग, यस वेरी गुड। व्हाट वॉज विस्परिंग, वो अगेन आ रहा है, ठीक है। वेल, एक ही लाइन के अंदर 4 दफा सेम साउंड आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए, समथिंग सन, समथिंग साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी एलिट्रेशन है। वॉज वाई विस्पर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी जगह पर एलिट्रेशन की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ओके। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि क्या है, आपके पास आइडेंटिफिकेशन की नहीं, हमारे पास ग्रामर की एक्सरसाइज है इसके बाद। अब ग्रामर की एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है, पुट द वर्ब इन टू द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसमें ब्लैंक्स दी गई हैं और वर्ब्स को पैरेंथेसिस में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। आपने पूरा सेंटेंस राइट फॉर्म में मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ओके, तो हम 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस को करते जाएंगे। अच्छा, वी कैन गो आउट नाउ, इट डैश एनी मोर। पहला सेंटेंस है, मैं आपको खुद कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली बाकी सेंटेंसेस कर सके। वी कैन गो आउट नाउ, इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर। ठीक है, वी कैन गो आउट नाउ, इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। वेरी गुड मिसबा, मिसबा ने भी इसका आंसर हमें फौरन भेज दिया था। अब इसी तरीके से अब आपने देखना है अगले सेंटेंस के अंदर कि अली वेट फॉर मी व्हेन आई अराइव। तो अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पहली ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा। ओके, हादिया का आंसर ठीक है। अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। गैलेक्सी A02 बच्चे, आपका जो आंसर है ना वो आई वॉज अराइव्ड जो है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेटिंग और अराइव्ड, अली वॉज वेटिंग फॉर मी। अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आया तो अली मेरा इंतजार कर रहा था। ओके, आपने उर्दू में भी देख लेना कि उसकी सेंस बन रही है या नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन किया करें। अच्छा, आई डैश गेट हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आई डैश हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। वेरी गुड, हादिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। साइफा का आंसर ठीक है। ओके, आई एम गेटिंग हंग्री, I'm getting hungry, let's go and have something to eat। अब आप खाली I am hungry क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे get लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे get ना होता ना तो हम इसको कह देते कि I am hungry, let's go and eat something। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे get आ रहा है तो हमने get को convert करना ही करना है। ओके, what dash in your spare time, have you got any hobbies। एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यूजुअली लोग एक दूसरे से पूछते भी हैं when they meet for the first time। ओके, वेरी गुड, सरोज का आंसर ठीक है, मिसबा का आंसर ठीक है, और ओप्पो A15 का आंसर भी ठीक है, और हादिया का आंसर भी ठीक है। ठीक है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, हैव यू गॉट एनी हॉबीज। ठीक है, फिर क्या है, माई ब्रदर यूजुअली डैश फोन मी ऑन फ्राइडेज बट ही डैश नॉट फोन मी लास्ट फ्राइडे। अब क्या है, फोन का मतलब यहाँ पे कॉल वाला फोन है। ओके, फोन्स मी। ओके, वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड। iPhone 17 आपके जो फोन्स है ना एंड वाला, डिडेंट फोन्स, वो गलत है। डिडेंट के साथ आप फोन ही लगाएंगे, एस नहीं लगेगा। ओके, पेज नंबर इज 80 बच्चे, इट इज विजिबल, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहुंच जाए इस पेज पे। माई ब्रदर यूजुअली फोन्स मी ऑन फ्राइडेज बट ही डिड नॉट फोन मी लास्ट फ्राइडे। अच्छा, अब फोन्स का मतलब यहाँ पे फोन का मतलब कॉल की तरह लिया जा रहा है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अरहम डैश, यू सी हिम। आई एम लुकिंग फॉर अरहम। ओके, हमारे पास दो तरह के आंसर आ रहे हैं जो दोनों ठीक लग रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, डिड यू सी हिम। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, हैव यू सीन हिम। दोनों आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, डिड यू सी हिम या हैव यू सीन हिम, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का ग्रामर जो है वो करेक्ट हो रही है। डिड यू सी हिम मैंने लिख दिया। व्हेन आई लास्ट सॉ यू, यू डैश थिंक ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट। ओके, वेरी गुड। ओप्पो का आंसर ठीक आ रहा है, आईफोन का भी ठीक है। ओके, हादिया का भी आंसर ठीक है। ओके, वेरी गुड। When I last saw you, you were thinking। थोड़ा सा गलत हो गया। You
were thinking to thinking of moving to a new flat. I hope यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा. Let's move forward. Okay, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? That's right, but in the end I dash decide to stay where I was. That's right, ये पहले वाले सेंटेंस की आगे कंटिन्यूएशन आ रही है, ठीक है? That's right, but in the end I dash to stay where I was. Decide को क्या लिखेंगे? Very good Sirosh, Arish, Zainab, Hadia. That's right, but in the end I decided to stay where I was. What is that noise? What dash happened? यहाँ पर क्या आएगा? Soleha, very good. Sirosh, good. What happened? ठीक है? It's usually dry. It's usually dry here at this time of the year. It dash not rain much. What is that noise? What is happening? Okay, ये भी हो सकता है. Very good, Hadia. What happened भी हो सकता है. What is happening भी हो सकता है. ठीक है? आपने ग्रामेटिकली उसको बस करेक्ट करना है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टेंस में आ रहा है, क्योंकि हमें ऊपर बिल्कुल बाउंड नहीं किया गया कि हम किस टेंस पे लिखें. तो आप इसको लिख सकते हैं what is happening भी. ओके? अच्छा, it is usually dry here at this time of the year. It does not rain much. ठीक है? Very good, all of you जिन ये आंसर किया है. Do not नहीं आएगा, does not आएगा. ठीक है? It आ रहा है. It does not rain much. ठीक है? Yesterday evening the phone dash ring 3 times while we dash have dinner. Very good, Aima. Yesterday evening the phone rang 3 times while we were having dinner. Very good, Hadia. Okay. ठीक है, जिन बच्चों ने ये आंसर लिखा है वो ठीक है. Yesterday evening the phone rang 3 times while we were having. तो क्या था? कल शाम को फोन 3 दफा बजा जब हम खाना खा रहे थे. ठीक है? When we were having dinner. तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है? जिस बच्चे का ये आंसर है ये बिल्कुल ठीक आंसर है. अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर. तो एक्सरसाइज से पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्बल्स के बारे में. जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स हम इनको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इस क्लास के अंदर इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हुआ या जिन बच्चों के अंदर ने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी या कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको आज आप लोग अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं. वर्बल्स के अंदर जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स होते हैं. आई होप सब बच्चों को पता होगा कि वर्बल्स क्या होते हैं. क्या आप लोगों को पता है कि वर्बल्स क्या होते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ वर्बल्स? आपने इससे पहले कभी वर्बल्स का इस्तेमाल किया है? क्या आपको पता है कि जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? लेट्स सी योर रिस्पॉन्स. ओके, नो, नहीं पता बच्चों को. चलिए हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि आज हम पहली दफ़ा इस चीज़ को पढ़ रहे हैं. तो वर्बल्स क्या होते हैं? बेसिकली वर्बल्स आर वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ब्स बट यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. अब वर्बल्स बेसिकली वर्ब्स की तरह देखने में लगते हैं लेकिन वो वर्ब्स होते नहीं हैं. ठीक है? वर्ब क्या क्या होता है? वर्ब की ना 2 फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम देखेंगे कि वो कौन, सॉरी इसको आप छोड़ दें, अभी मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में, उसको उसी तरह लेके चलें कि वर्बल्स जो होते हैं ना बेसिकली ये वर्ब्स की तरह दिखने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर भी वर्ब्स की तरह दिखने वाले वर्ड्स वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो कुछ और तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो आपके पास वर्बल्स होंगे. अब वो जेरेंड्स भी हो सकते हैं, इन्फिनेटिव्स भी हो सकते हैं और पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं. अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ इस कंटेंट के साथ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके. जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स आर ऑल वर्बल्स. इन अदर वर्ड्स वर्बल्स आर द वर्ब्स यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो बेसिकली वर्बल्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि असल में वर्ब्स हैं नहीं, जो वर्ब्स की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे. या तो वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे या एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह, लेकिन वो वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे. तो जब भी कोई वर्ब आपको एक सेंटेंस के अंदर नजर आए और वो मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि वो नाउन की जगह आ रहा है,
वो आपके पास एडजेक्टिव की जगह आ रहा है या एडवर्ब की जगह आ रहा है, तो तब वो क्या होगा, वो वर्बल होगा। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। ट्रैवलिंग प्रोवाइड्स अ यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब देखिए ट्रैवलिंग, अगर मैं कह रही हूँ ना आई एम ट्रैवलिंग, तो अब यहाँ पर ट्रैवलिंग जो है एज वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है ना वो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग प्रोवाइड्स अ यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो क्या करता है ट्रैवलिंग, आपको क्या देता है, एक यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि ट्रैवलिंग से आप सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशन की फॉर्म है ट्रैवलिंग, ये कहा जा रहा है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे एज नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है, एज वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे ये जेरेंड हो जाएगा। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि जेरेंड क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये वर्बल है। ठीक है, फिर क्या है, माई हस्बैंड डज नॉट अप्रिशिएट माई कुकिंग। अब इसमें कुकिंग देखें, कुकिंग कहाँ पर आ रहा है, कुकिंग सेंटेंस के एंड पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुकिंग क्या है, यहाँ पे कुकिंग नाउन है जो कि एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। माई हस्बैंड डज नॉट अप्रिशिएट। अब देखिए अप्रिशिएट इज द मेन वर्ब, डज इज योर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन वर्ब है वो भी कुछ और है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो बेसिकली आपका जो है वर्बल है। ठीक है, जॉन लुक्स फॉरवर्ड टू ग्रेजुएटिंग। अब टू ग्रेजुएटिंग क्या है, बेसिकली ये भी आपके पास क्या है, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो जहां पर भी आपके पास वर्ब वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा और एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो बेसिकली क्या होगा, आपका वर्बल होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम ये सब ना जेरेंड्स की उसमें समझ रहे थे। जेरेंड्स आर वर्बल नाउन एंडिंग विद आईएनजी दैट फंक्शन लाइक एनी अदर नाउन। तो समझने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि जहां पर भी आपके पास वर्ब विद आईएनजी एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, वो क्या होगा, वो जेरेंड होगा। जहां पर भी आईएनजी, वर्ब विद आईएनजी आपके पास एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, वो आपके पास जेरेंड होगा। ठीक है, ये जेरेंड की ही एग्जांपल्स थी जो मैंने तीनों भी आप लोगों को बताई है ना। ठीक है, तो बेसिकली जेरेंड क्या है, वर्ब विद आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब मैं ये स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग के बारे में बात करी हूँ, स्मोकिंग एज अ नाउन इस्तेमाल करी हूँ, तो वहां पर क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ये एज अ जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है। एक और चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी जेरेंड इस्तेमाल होता है ना सेंटेंस के अंदर, तो उससे पहले कोई आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। लेकिन जहां पर भी आप वर्ब विद आईएनजी एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब या कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या होती है, उसके साथ आपको इज एम आर लगाना पड़ता है या वॉज वर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। लेकिन जब भी आपको एज जेरेंड इस्तेमाल होगा, या तो वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, या वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, या कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा, राइट। लेकिन इन सब के अलावा वो मेन वर्ब की जगह पर कभी भी नहीं आएगा। तो जेरेंड इज अ नाउन। ठीक है, जेरेंड इज अ वर्ब विद आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, तो वर्ब विद आईएनजी जहां पर भी एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपके पास जेरेंड होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया हो। क्या सब बच्चों को समझ में आ गई है कि जेरेंड क्या होता है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके अमार, ओके वेरी गुड। जी बच्चा, जेरेंड शुरू में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। ओके वेरी गुड। हादिया कह रही है यस मैम, एवरीथिंग इज एज क्लियर एज वाटर। ओके, आई लाइक द सिमिली यू हैव यूज्ड ओवर हियर। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं जेरेंड फ्रेज पर। अब जेरेंड फ्रेज क्या होता है, जेरेंड प्लस मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जेरेंड के साथ कोई मॉडिफायर यूज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो जेरेंड फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। Becoming a Wimbledon finalist was Ahmed's only thought as he competed against Asad. अब इसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि कहां पर आपके पास जो है वो जेरेंड फ्रेज यूज हो रहा है। ओके एवरीबडी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं समझा देती हूँ पहले वाला आपको, ताकि बाकी आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। दिस इज बेसिकली योर सब्जेक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं
जेरेंट फ्रेज, ये पूरा का पूरा जेरेंट फ्रेज है, इसको एज सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग टुगेदर एज अ सब्जेक्ट, और उसमें जेरेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब उसमें जेरेंट का इस्तेमाल हो रहा होगा तो वो एक जेरेंट फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। ओके, वीनस विलियम्स ड्रीम्ड ऑल हर लाइफ अबाउट प्लेइंग इन द ग्रैंड स्लैम फाइनल एट विंबलडन। अब इसमें बताएं मुझे ज़रा कि इसमें आपके पास जो जेरेंट फ्रेज आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी, फोकस ऑन द क्लास। प्लेइंग से स्टार्ट हो रहा है जी, प्लेइंग बिल्कुल जेरेंट है, प्लेइंग इन द ग्रैंड स्लैम फाइनल, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, दिस इज योर जेरेंट फ्रेज, और यहाँ पर कहाँ पे यूज हो रहा है, वो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स आर वर्बल्स सिग्नल्ड बाय टू एंड यूज्ड एज नाउन, एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो बेसिकली आपके पास टू और आपके पास वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब वन कह लें हम उसको, जिसमें आपने एस और एस नहीं लगाना, वो बेसिकली ये आपके पास इन्फिनिटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। टू प्लस वर्ब वन या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज योर बेसिकली इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये नाउन की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये एडवर्ब की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, वजह से वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि उन्होंने हमें फ्रेजेस का कहा था ना, वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ जेरेंट था, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उस जेरेंट को अंडरलाइन कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमारे पास जेरेंट फ्रेज आ रहा था ना, तो हम उसको पूरे को अंडरलाइन कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल है, टू प्ले सॉकर इज फन। अब टू प्ले बेसिकली इज योर नाउन ओवर हियर। वी मस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपके लिए एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है। तो जहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिटिव्स आ रहे हैं ना सेंटेंस के अंदर, वहाँ पे मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ ना कुछ और होगा, एक सेंटेंस के अंदर मेन फॉर्म होना जरूरी है। अच्छा, एटलीस्ट मस्ट हैव स्टेमिना टू प्ले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि मेन वर्ब कुछ और है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ही इज गोइंग टू प्ले आउटसाइड। अब गोइंग मेन वर्ब है, टू प्ले इज बेसिकली आपका इन्फिनिटिव। तो जहाँ पर भी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है एक सेंटेंस के अंदर, वो एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो वो क्या होगी, वो इन्फिनिटिव होगी। आई होप इन्फिनिटिव सबको क्लियर हो गए होंगे। ओके, वेरी गुड। अब सब बच्चे एक एक सेंटेंस के अंदर एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करें, और सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को इन्फिनिटिव समझ में आ गए हैं। ओके आरिश, ठीक है। हादिया, अब मुझे बताएं जल्दी से। आई लव टू रीड नॉवेल्स, वेरी गुड राफिया। टू रीड इज द इन्फिनिटिव विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ राफिया। फिर अमार कह रहे हैं आई एम गोइंग टू पार्क, ठीक है, टू पार्क इज योर इन्फिनिटिव, ओके। यू आर गोइंग टू बाय vegetables, okay, to buy is basically फजर्स infinitive. To write, okay, I hope सब बच्चों को समझ में आ गया। टू हॉस्पिटल नहीं बचा, अब हॉस्पिटल क्या है, बेसिकली नाउन है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव का आता है वो क्या है, टू प्लस वर्ब, ठीक है। ये टू जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पास प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये आपके पास ये इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर ही क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। टू ईट, वेरी गुड, जिसने भी लिखा। टू मीट, गुड, सही है। टू लर्न, ओके, गुड। I'm going to park is not the right sentence. I'm going to walk in the park is the right sentence, ठीक है। तो ये अपने आप को करेक्ट कर लिएगा जिन बच्चों ने ये सेंटेंसेस बनाए थे। अब आते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज की तरफ। इन्फिनिटिव यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और ये कभी भी एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा ही नहीं। ये क्या होगा, ये एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। मेन वर्ब कुछ और होगा, और उसके अलावा ये उसके अंदर यूज हो रहा होगा एक सेंटेंस के अंदर, ओके। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। ओके,
अब मूव करते हैं हम इन्फिनेटिव फ्रेज की तरफ। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? अब इसके अंदर इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कुछ भी आ सकता है इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी गई है, टू राइट क्लियरली एंड कंसाइजली कैन बी डिफिकल्ट फॉर इवन द मोस्ट अकम्प्लिश्ड राइटर्स। अब इस सेंटेंस के अंदर टू राइट क्लियरली एंड कंसाइजली इज द इन्फिनेटिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास इन्फिनेटिव के साथ साथ क्या आ रहा है? देखिए, दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो जहां पर भी हमारे पास ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे और उसी सेम कैटेगरी के अंदर जा रहे होंगे, सेम सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? बेसिकली वो आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। टू राइट क्लियरली एंड कंसाइजली, वेरी गुड मुनीबा। ओके आरिश, ठीक है, टू भी साथ आपने लिखना है, ओके। प्रूफ रीडिंग योर राइटिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द एब्सेंस ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स। टू इंश्योर द एब्सेंस ऑफ टाइपिंग मिस्टेक इज द इन्फिनेटिव फ्रेज ओवर हियर, ठीक है। उसी के आगे मॉडिफायर और बाकी सब चीजें यूज हो रही हैं। टू इंश्योर इज बेसिकली इन्फिनेटिव, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाएगा। मॉडिफायर भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और फिर इस तरीके से आपका इस्तेमाल होगा। पेज नंबर 90 है बच्चे आप लोगों का ये, ओके। ओके, टू ग्रेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, stress in your life, leave your writing until the night before it's due. ओके, तो इसके अंदर क्या है? टू ग्रेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, ओके। ये पूरा का पूरा क्या है? ये आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि इन्फिनेटिव क्या है, तो वो क्या होगा? वेरी गुड ज़ैनब रेहान, टू ग्रेटली, ठीक है। Be careful, do not confuse infinitives and prepositions. The preposition to is followed by a noun. The infinitive to is followed by a verb. Exactly ये same जो प्रॉब्लम बच्चों ने की थी, जिसने कहा था टू लाहौर, टू कराची या टू पार्क, उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे थे? आप उसके अंदर टू एज प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। जब आप कह रहे हो ना टू लाहौर, टू कराची या टू अप एनी नाउन, तो वो आपका प्रेपोजिशन है, लेकिन जब टू प्लस वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तब आपका वो इन्फिनेटिव होगा, ओके। फिर इन्फिनेटिव के आगे बहुत सारी ढेर सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें बेयर इन्फिनेटिव भी आ जाता है, बहुत सारी और चीज़ें जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी बुक के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसी को लेके चल रहे हैं, ओके। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी वांट टू सी द प्ले। टू सी ओवर हियर इज इन्फिनेटिव, आई एम गोइंग टू द प्ले। अब देखिए, अब ये इस चीज़ का डिफरेंस समझ लें। आई एम गोइंग टू द प्ले एंड वी वांट टू सी द प्ले। टू सी द प्ले, अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे टू प्लस नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है, द प्ले, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो समझ लें इस बात को कि जहां पर भी टू के साथ नाउन आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन है, लेकिन जहां पर भी टू के साथ वर्ब आ रहा है वो इन्फिनेटिव है, ओके। ये सबको क्लियर हो गया इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशन का डिफरेंस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स भी वर्बल्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आर वर्बल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आईएनजी और ईडी। अब क्या है? वर्ब विद आईएनजी या फिर वर्ब विद ईडी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं इनको हम एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। हमने पहले देखा था कि जहां पर भी वर्ब विद आईएनजी एज नाउन इस्तेमाल हो रहा था वो जेरेंट था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वर्ब विद आईएनजी जहां पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा वर्ब विद ईडी जहां पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है? वो आपके पास पार्टिसिपल है। एक हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, ओके। द लाफिंग चिल्ड्रन प्लेड टुगेदर। अब देखिए लाफिंग चिल्ड्रन, अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आपके पास एडजेक्टिव होता है ना वो नाउन के साथ आता है, नाउन की जगह पर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कहती ना लाफिंग इज अ गुड एक्टिविटी, ठीक है, लाफिंग इज अ गुड एक्टिविटी, उसके अंदर लाफिंग क्या था? तब वो आपके पास जेरेंट होता। अगर मैं कहती हूँ ही इज लाफिंग राइट नाउ, तो अब इसके अंदर लाफिंग क्या होगा? वो आपके पास वर्ब होगा। और यहाँ पर क्या है? द लाफिंग चिल्ड्रन प्लेड टुगेदर, इसके अंदर ये पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? ये पार्टिसिपल है, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किस किस बच्चे को पार्टिसिपल, जेरेंड और मेन वर्ब, सॉरी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब का डिफरेंस समझ में आया है? कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब
जेरेड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? क्या सबको बच्चों को ये समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ गया। ओके अच्छा, डिलाइटेड द चिल्ड्रन वॉश द क्लॉन। अब क्या है? क्लाउन। अब हमारे पास यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है डिलाइटेड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये भी वर्ब 3 है, तो जहाँ पर भी वर्ब 3 आपके पास या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो क्या होगा? वो भी आपके पास पार्टिसिपल होगा। ओके, वर्ब विद आईएनजी या फिर वर्ब 3, इन दोनों में से कोई भी चीज एज एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है तो वो क्या है? वो आपके पास पार्टिसिपल है। ओके, ये बात का ख्याल रखिएगा। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सही है। एग्जाम्पल्स दी है। द प्रॉब्लम कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स, इट इज अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है? इट इज अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग, तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या होगा? ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, तो ये पार्टिसिपल ही होगा। आप इसको वर्ब विद आईएनजी को ना ही इसको एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? आप इसको एज पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज एन अम्यूजिंग स्टोरी। अब इसके अंदर देखिए अम्यूजिंग क्या है? वो भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव यहां पर क्या होगा? जो आपका है वो पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अच्छा, द पास्ट पार्टिसिपल conveys passive meaning, something has been done to the noun it modifies, ठीक है। और जब हमारे पास जो है वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि कोई चीज़ क्या है, जो भी जो चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की गई है वो कोई एक चीज़ है जो हो चुकी है नाउन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स। अब कंफ्यूज्ड क्या है? हमें ऑलरेडी पता है कि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बाय द प्रॉब्लम, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, कुछ हुआ है, कंफ्यूजन है, तो ये बेसिकली यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखिए आर के साथ हमेशा आपने देखा है कि वर्ब विद आईएनजी वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो यहाँ पर ये इसको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, फिर नेक्स्ट उसी तरीके से है दे आर अम्यूज्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी क्या है? ये जो वर्ब 3 इस्तेमाल किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया है, ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेजेस आते हैं उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? पार्टिसिपल तो होगा ही होगा, उसमें आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? टोनी वॉक्ड इनटू द रिमूविंग हिज शूज, टोनी वॉक्ड इनटू द फ्लडेड बेसमेंट। अब क्या है? फ्लडेड बेसमेंट आप मुझे बताएंगे और रिमूविंग हिज शूज मुझे बताएंगे, ठीक है, कि दो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। रिमूविंग हिज शूज, टोनी वॉक्ड इनटू द फ्लडेड बेसमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल हो रहा है और पास्ट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आगे क्या है? द स्कूल डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म वाज क्लोज्ड फॉर अ वीक। डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके बाद हमारे पास ना एक एक्सरसाइज है, लेकिन आई थिंक हमारे पास टाइम अभी कम है, हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे क्लास में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी blank will be discussed in the class and after that we will move to the next exercise, okay। तो सब बच्चों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू टुडेज लेक्चर। आप लोगों ने आज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग इस पूरे को सॉल्व करना है और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।